हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और अब मैं आपके साथ में हूँ फॉर अ 10 मिनट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं थ्योरीज एंड अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग पार्ट 2 की। अगर अभी तक आपने हमारे पीवाईक्यू बुकलेट यानी रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारी वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से टॉपिक्स इन्होंने पिछले चारों बारों में रिपीट किए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और इन डिटेल मिल जाएगी। बिकॉज बुक के वो सॉल्व्ड क्वेश्चंस और कहाँ से आए हैं, इनफैक्ट वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। सो आप जाकर हमारी ये चीज़ देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। जस्ट गो ऑन टू द डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी हमारी पीवाईक्यू बुकलेट की। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट थ्योरीज एंड अप्रोचेस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर की। लास्ट क्लास में हमने इसकी दो अप्रोचेस खत्म की थी। उनमें से एक अप्रोच थी आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। हम उसको ही थोड़ा सा कंटिन्यू करके उसका थोड़ा सा पोर्शन जानेंगे। उसके बाद हम लास्ट अप्रोच जानेंगे। की कंपोनेंट्स, की पॉइंट्स ऑफ नेट ऑपरेटिंग अप्रोच क्या थे। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच कहता था कि आप ना क्या कीजिए, एक बार ना नॉर्मल केस में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दीजिए। मैंने कहा निकाल दी। उसके बाद क्या करूं? कहते अब ना आप सिर्फ डेट का प्रोपोर्शन और इक्विटी का प्रोपोर्शन चेंज कर दीजिए। मैंने कहा कर दिया। फिर क्या होगा? कहते अब ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने चेंज नहीं करनी है। ठीक है, WACC आप मानिए वो बिल्कुल सेम है। और आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है और उसका वेट ऑफ डेट, नया वेट डाल दिया। जब आप ये दोनों दे रखे हैं और आप कैलकुलेट करोगे ये बचा हुआ हिस्सा यानी वेट ऑफ इक्विटी के साथ में, आपको कैलकुलेट क्या करना है? ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी। द मोमेंट आप सेम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए इसको निकालोगे ना, ये आपकी हायर आएगी। ये कहता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बेसिकली ना जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा लोन्स दे लेती है तो इक्विटी शेयर होल्डर कहता है मेरा तो क्रेडिट का रिस्क बढ़ गया, मेरे पैसे भी बढ़ाओ। तो वो चीज यहाँ पर होती है। वैल्यू ऑफ द फर्म तो आपकी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आप WACC में डेट की तरफ ज्यादा मूव कर जाते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर भी ज्यादा पैसे मांगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरडिपेंडेंस यहाँ पर कहते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं होता, वो मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं होता है। देन कॉस्ट ऑफ डेट बिहेवियर। डेट जो है वो कहते हैं नॉर्मली तो हमारा डेट तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसका इंटरेस्ट रेट में कोई फर्क नहीं है, बट अगर आप इसका प्रोपोर्शन बढ़ाओगे तो इक्विटी भी ज्यादा पैसे मांगने लग जाता है। इसके मेन पॉइंट्स क्या है? जो इक्विटी की कॉस्ट है ना वो हमारी बढ़ती है क्योंकि हमने अपना डेट बढ़ा दिया होता है। जैसे कि आप डेट ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उस समय इक्विटी शेयर होल्डर को लगता है उसका प्रोपोर्शन ऑर्गेनाइजेशन में कम हो रहा है। वो कहता है कि देखो लेकिन रिस्क तो मेरा बढ़ रहा है, आपने ज्यादा लोन्स ले लिए, मेरे को वो पे ऑफ करने होंगे। अगर कभी कुछ उल्टा उल्टा पुल्टा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉसेस हो रहे होंगे, तो मेरी ही कैपिटल में से आप सब कुछ करने वाले हो। तो दिस इज समथिंग, वो कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो लोअर होता है। तो ये ज्यादा मांगता है फिर उस टाइम पे। इसका फॉर्मूला आपको वही लगाना है, WACC इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि अब WACC भी कांस्टेंट है और कॉस्ट ऑफ जो KD एंड WD ये कांस्टेंट है, मतलब बस फर्क ये क्या है कि जो हमने इक्विटी रखी हुई थी वो इक्विटी का प्रपोर्शन कम कर दिया और डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया। आप देखेंगे जब पूरा कैलकुलेट करेंगे ना ये आपको ज्यादा मांगेगा। इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा हाय इतने लोन लिए हुए इस कंपनी ने, लेकिन इसके लिए वो रिकवरी तो मेरे ही अकाउंट से करेगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें प्रोपोर्शन ऑफ रिलेशनशिप की अगर बात करते हो तो इक्विटी इन टर्म्स ऑफ डेट आप ना इसी फॉर्मूला से निकालोगे। अगर आपको इक्विटी को निकालने को बोल दे तो इसी फॉर्मूला में आप इक्विटी को एक तरह से एक्स लेट करके इसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत सिंपल रही, कहती है इक्विटी एक लेवल तक अच्छी, डेट भी एक लेवल तक अच्छा। ज्यादा डेट ले लोगे उसके बाद क्या होगा? आपका डेट आपको लॉसेस देने लग जाएगा बिकॉज आपके इंटरेस्ट का एक्सपेंस इतना बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल की पेमेंट का बोझ आपको इतना तंग करेगी कि उसके बाद ये डेट आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इक्विटी का कॉस्ट बिहेवियर भी कहते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस विद लेवरेज, ज्यादा लोन ले लीजिए, इक्विटी की कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली
बढ़ जाती है। तो ये कहता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि ना इन सब चीज़ों को इंक्लूड भी करता है और ज़्यादा रियलिस्टिक भी है। ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं जब आप डेट ज़्यादा बढ़ाने लगते हो, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम से हिल जाता है। जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है वो एक पॉइंट तक तो संभाली जा सकती है, उसके बाद वो आउट ऑफ हैंड जानी शुरू कर देती है। और क्योंकि ऐसा कुछ और होता है, मेरे क्रिएटर को लगता है ये तो बड़े लोन लेकर काम करते हैं, शायद इनके पास सेविंग्स ही नहीं है, तो वो हमें किसी भी हालत में ज्यादा लोन्स वगैरह देने से मना करता है, तो वो भागने लगता है हमारी कंपनी से, जो कि हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। ट्रेडिशनल पोजीशन, अब उसकी बात की जाए तो इनिशियली इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि अगर आप डेट और इक्विटी दोनों रखते हो एक सर्टन लेवल तक तो सब कुछ ठीक है, और ग्रेजुअल इंक्रीज फेज, इनिशियली तो आपका इक्विटी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी सक्सेसफुल होने लगती है तो इक्विटी का अमाउंट भी वो कहते हैं मुझे और लगानी है और मुझे पैसे भी दो। और बाद में आता है शार्प इंक्रीज फेज, एकदम से हमारा जो इक्विटी है उसका रिटर्न्स बढ़ने लग जाता है। दिस थ्योरी ऑल्सो अज्यूम्स दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लेवरेज। इसमें यह भी कहा हुआ था कि आप ज्यादा लोन लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर भी ज्यादा मांगेगा। बट ये कहते हैं कि नॉर्मली ये सेम रहता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप लोन वगैरह बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको इक्विटी पर भी देखने को मिलेगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में अगर हम बात करें तो डेट कहीं ना कहीं एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है सबके लिए। ज्यादा डेट ले लिया तो भी प्रॉब्लम, कम डेट लिया तो भी प्रॉब्लम, है ना। तो ये आता है इसके अंदर। ट्रेडिशनल पोजीशन में कहते हैं इनिशियली तो जब आप डेट ज्यादा लोगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका गिरने लगता है, उसके बाद वो धीरे धीरे संभलता है और फिर वो बढ़ने लग जाता है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर जब पैसा मांगेगा तो उसका डिविडेंड ज्यादा होगा, वो डिविडेंड ज्यादा लेगा तो उसकी वैल्यूएशन भी उस हिसाब से क्या होगी, चेंज होगी। तो आपकी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपका उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। दैट इज वॉट वी डिफाइन इन दिस स्पेसिफिक एरिया ऑल टुगेदर। सो आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था पेपर के लिए, क्योंकि कई बार इसके थ्योरी क्वेश्चन ही आ जाते हैं और हमें लगता है पता नहीं कहाँ से ही दे दिए। डन एवरीवन। चलिए बस यहीं पर हम सेशन खत्म करते हैं, बट बिफोर आई एंड माय सेशन एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखा देती हूँ। ठीक है, जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट edutap.in। एज सुन एज आप edutap.in पे जाते हैं, जस्ट ओपन दिस अप, और यहाँ पर आपको एरिया मिल जाएगा टोटल सिर्फ जेआईबी का। तो जो टोटल जेआईबी है उसका हमने क्या करना है, मतलब टोटल हमारी जेआईबी की किसी भी आप कोर्सेज में आपको लगता है वांट टू टेक अप, तो आप क्या करेंगे, यू कैन जस्ट गो ऑन टू आर कोर्सेज। ये रहे हमारे सिंगल कोर्सेज भी अवेलेबल है, यानी आप एक सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप चाहे तो कॉम्बिनेशन में चारों सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लीजिए कंप्लीट, वो है हमारा कैप्सूल कोर्स। अगर आप चाहें तो आप मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं जब आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो है हमारा सुपर क्रैश कोर्स। इनमें से आप कोई भी लेना चाहे तो यू कैन यूज द कोड विच आर गिवन जस्ट बिलो। तो जाइए जल्दी से जाकर हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। ऑल द बेस्ट।